गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछला क्लास जो खत्म किए थे तो एक होमवर्क दिए थे और उसी क्वेश्चन से आज का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। होमवर्क ये था कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 90 ग्राम वाटर है, उसमें 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला गया था। तो जब इस सॉल्वेंट में सॉल्यूट डाल दिया गया, सॉल्यूशन बना। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया हुआ था 2.8 किलो पास्कल। इसके बाद फिर दूसरा केस था कि अगर इसमें 18 ग्राम वाटर और ऐड कर दिया जाए, तो 90 ग्राम वाटर है और उसमें अगर आप 18 ग्राम वाटर और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 108 ग्राम वाटर। सॉल्यूट उतना ही डाला हुआ है, 30 ग्राम ही, लेकिन सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ के 2.9 किलो पास्कल हो गया। टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर में कोई प्रकार का चेंजिंग नहीं था। आपसे दो चीज पूछा गया था। पहला ये कि जो सॉल्यूट ऐड किया गया है उसका फॉर्मूला मास क्या है, और जो वाटर है सॉल्वेंट, इसका वेपर प्रेशर क्या है। यही दो क्वेश्चन पूछा गया था। उसके लिए दो केस था, बताए थे आप लोग को कि दो इक्वेशन बना लीजिए और दो इक्वेशन बना के उसको सॉल्व कीजिए। देखिए करना क्या है, सबसे पहले तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, तो ऐसा तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में होता है। तो फॉर्मूला है P0 माइनस PS बाई P0। ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुआ। ये इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, मतलब ऊपर में सॉल्यूट का मोल, नीचे में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मोल। पहले तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब सुनिए, P0 तो क्वेश्चन में दिया हुआ है नहीं, इसका वैल्यू तो निकालना है, तो इसको तो P0 ही रख लेते हैं। ये जो PS है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.8 किलो पास्कल डिवाइडेड बाई P0। सॉल्यूट का मोल है, मोल होता है मास बाई फॉर्मूला मास। मास कितना दिया हुआ है तो 30, और इसका हमको फॉर्मूला मास निकालना है, तो फॉर्मूला मास को m मान लेते हैं। नीचे फिर है सॉल्यूट का मोल, तो लिख दिए मास बाई फॉर्मूला मास, प्लस सॉल्वेंट का मोल। सॉल्वेंट है मास बाई फॉर्मूला मास, मास है 90 और वाटर का फॉर्मूला मास होता है 18। अब ये P0 इसके नीचे भी है और ये P0 इसके नीचे भी है, तो इसको लिख सकते हैं P0 बाई P0 माइनस 2.8 बाई P0 इज इक्वल्स टू 30 बाई m डिवाइडेड बाई 30 बाई m प्लस 5, क्योंकि 90 को 18 से जब डिवाइड करिएगा तो 5 आ जाएगा। P0 बाई P0 हो गया 1 माइनस 2.8 बाई P0 इज इक्वल्स टू 30 बाई m, 30 बाई m प्लस 5। अब क्या करने जा रहे हैं कि इसको बराबर के इधर करने जा रहे हैं कि ये जो माइनस साइन है वो प्लस हो जाए। तो 2.8 बाई P0 इज इक्वल्स टू, इसको बराबर के इधर ले आ रहे हैं, तो 1 माइनस 30 बाई m 2.8
बाई पी नॉट इज इक्वल्स टू एलसीएम हो जाएगा 30 बाई एम प्लस 5, 30 बाई एम प्लस 5। अब यहां 1 है, यहां 30 बाई एम प्लस 5 है, तो ये पूरा टर्म ऊपर आ जाएगा। 30 बाई एम प्लस 5, माइनस का साइन है तो माइनस, जो यहां है वही यहां है, तो ऊपर वाला टर्म उतर जाएगा। m, अब ये प्लस 30 बाई एम माइनस 30 बाई एम कैंसिल हो जाएगा। अब इसको पलट दे रहे हैं, तो P नॉट बाई 2.8 इज इक्वल्स टू, इसको भी पलटना पड़ेगा। 30 बाई एम प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5, P नॉट बाई 2.8 इज इक्वल्स टू, ये 5 से ये कटेगा 6 बार में, तो 6 बाई एम प्लस ये 5 से कटेगा ये 5 एक बार में, तो 6 बाई एम प्लस 1। अगर इसको इसके नीचे अगर कुछ नहीं है 1 मान लें, तो P नॉट बाई 2.8 इज इक्वल्स टू, m और 1 का एलसीएम होगा m, जो यहां है वही यहां है, तो ऊपर वाला टर्म उतर जाएगा। यहां 1 है तो ये m चला जाएगा ऊपर। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। मतलब ये जो पहला केस दिया हुआ था कि 30 ग्राम सॉल्यूट को 90 ग्राम वाटर में डालें तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आया 2.8 किलो पास्कल, इसको इस तरीके से आगे बढ़ा के एक इक्वेशन ले आए। अब ऐसा ही काम करेंगे यहां पे। ये केस 1 है, इसको केस 1 मान लीजिए। केस 1 से पहला इक्वेशन आ गया। ये केस 2 है, इसको भी अपना आगे बढ़ा ये इसी तरीके से कि P नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इज इक्वल्स टू मोल ऑफ सॉल्यूट। मोल हो गया मास बाई फार्मूला मास, नीचे भी मोल ऑफ सॉल्यूट मास बाई फार्मूला मास, और प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, मास है 108 और फार्मूला मास है 18। P नॉट बाई P नॉट 1, PS है 2.9 बाई P नॉट, 30 बाई M प्लस 6। आप इसको जिस प्रोसेस पे इसको आगे बढ़ाए हैं, आप अगर वैसे ही इसको करेंगे तो आएगा P नॉट बाई 2.9 इज इक्वल्स टू 5 प्लस M बाई M, ये आएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। क्या बताएं कि केस 1 से ऐसे रिलेशन को आगे बढ़ा के रिलेशन 1 लाएं, उसके बाद केस 2 को सेम मैनर पे आगे बढ़ाएंगे
और रिलेशन 2 लाएंगे। अब दो चीज पता करना है, पी नॉट और एम, पी नॉट और एम, और उसके लिए दो इक्वेशन है। अब आसानी से सॉल्व हो सकता है। अब क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए इन दोनों का रेशियो ले लेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो 1 का LHS है P नॉट बाई 2.8। अब नीचे में हम लोग को 2 लिखना है, तो 2 है P नॉट बाई 2.9 इज इक्वल्स टू वन में है 6 प्लस एम बाई एम, और इसमें 2 में है 5 प्लस एम बाई एम। ये एम कैंसिल हो जाएगा, ये पी नॉट कैंसिल हो जाएगा। एक अंक के बाद डेसिमल यहां भी है, एक अंक के बाद डेसिमल यहां भी है, तो 29 बाई 28 हो जाएगा, 6 प्लस एम बाई 5 प्लस एम हो जाएगा। अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो m का वैल्यू निकल जाएगा 23। फॉर्मूला मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल, तो इसका भी यूनिट आ जाएगा ग्राम पर मोल। तो इस तरीके से पहले m निकल गया। जब m का वैल्यू आपको पता चल गया तो आप P नॉट का वैल्यू पता कर सकते हैं। अगर आप m यहां पुट करेंगे तब भी P नॉट निकलेगा, अगर आप m यहां पुट करेंगे तब भी P नॉट निकलेगा। आप जहां चाहें वहां पुट करके P नॉट निकाल सकते हैं। तो इसके आगे बताते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। m का वैल्यू जो आया 23, अब उस m के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करने जा रहे हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आप देखे थे कि आया था P नॉट बाई इज इक्वल्स टू 6 प्लस एम बाई एम। ये इक्वेशन 1 था। अब इस इक्वेशन 1 में m के वैल्यू को पुट कर रहे हैं। P नॉट बाई 2.8 6 प्लस 23 बाई 23, P नॉट बाई 2.8 ये हो गया 29 बाई 23। P नॉट इज इक्वल्स टू 29 बाई 23 इंटू 2.8। P नॉट इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.52। ये जो आंसर था, ये जो आंसर आया है ये किलो पास्कल में आएगा, इसलिए क्योंकि ये आपको किलो पास्कल में दिया हुआ था क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में यही दो चीज निकालना था जो कि निकल गया, एक है P नॉट और दूसरा था m। इसके पहले वाले जो भी बोर्ड मिटाए हैं उसके पहले m निकाले थे, वही m को यहाँ पे पुट करके P नॉट निकाल लिए। नोट कर लीजिए इसको। एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया।
रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आज हम लोग दूसरा भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन उसके पहले कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, एक दो क्वेश्चन। जैसे कुछ बच्चे मेरे से फोन करके ये पूछे कि सर अगर किसी सॉल्यूशन का मोलारिटी दिया हुआ है और हमको मोलालिटी निकालना है तब कैसे निकालें, या किसी सॉल्यूशन का मोलालिटी दिया हुआ है हमको मोलारिटी निकालना है तब कैसे निकालें। बात फिर से सुनिए, मोलारिटी देके मोलालिटी पूछ दिया या मोलालिटी देके मोलारिटी पूछ दिया तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो कॉपी पर लिखेंगे कन्वर्शन ऑफ मोलारिटी इंटू मोलालिटी एंड मोलालिटी इंटू मोलारिटी। अगर मोलारिटी दे तो मोलालिटी कैसे निकालें, मोलालिटी दे तो मोलारिटी कैसे निकालें। कोई फॉर्मूला की मदद से हम नहीं सिखाएंगे। फॉर्मूला की मदद से अगर सिखाएंगे तो बार बार नया नया फॉर्मूला याद करना पड़ेगा और जो फिर कोई काम का रहेगा नहीं। आपको हम कॉन्सेप्ट के मदद से बताएंगे कि अगर मोलारिटी दिया है तो मोलालिटी कैसे निकालेंगे, मोलालिटी दिया है तो मोलारिटी कैसे निकालेंगे, बहुत आसान से। तो पहले एक छोटा सा सवाल लिखते हैं। The concentration of aqueous NaOH solution is 5m। देखिए बड़ा वाला m है मतलब मोलारिटी दिया हुआ है। aqueous NaOH solution का मोलारिटी दिया हुआ है। if the density of solution is 1.1 gram per milliliter, then what would be the molality of solution। The concentration of aqueous NaOH solution is 5 molar। The concentration of aqueous NaOH solution is 5 molar if the density of solution is 1.1 gram per ml, then what would be the molality of solution। देखिए aqueous NaOH solution है, इसका मतलब हुआ कि जो NaOH है इसको पानी में मिलाया गया है और उसके बाद सॉल्यूशन बना है। क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन ऐसे ही सॉल्यूशन को कहते हैं जिस सॉल्यूशन में वाटर प्रेजेंट हो। इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 5m। कोई भी सॉल्यूशन का अगर मोलारिटी दे तो इसका मतलब होता है कि जितना मोलारिटी दिया हुआ है उतना मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर। मोलारिटी का मतलब क्या पढ़ते हैं ये हम लोग मोलारिटी के बाद पढ़े थे। अगर ऐसे ही मोलालिटी दिया हुआ हो और उसको क्या पढ़ते हैं ये हम लोग मोलालिटी के बाद पढ़ चुके हैं पुराने लेक्चर्स में। सॉल्यूशन का मोलारिटी यहां दिया हुआ है 5m, इसका मतलब कि 5 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर। अब देखिए 5 मोल है, 5 मोल का मतलब इसका मास कितना हुआ। तो ऐसे समझ सकते हैं कि मोल बराबर होता है मास बाई फॉर्मूला मास। मोल दिया हुआ है 5, मास नहीं पता, फॉर्मूला मास 23
16 और 1, तो 23, 16 और 1 ये सब को जोड़ेंगे तो 40 आएगा। तो m बराबर हो जाएगा 40 को 5 से गुना कर देंगे तो 200 ग्राम। इसका मतलब कि NaOH का मास हो गया 200 ग्राम। अब सॉल्यूशन का अगर मास चाहिए तो डेंसिटी बराबर आप जानते हैं कि होता है मास बाई वॉल्यूम, तो मास बराबर होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। इसको अगर इससे गुना कर देंगे तो आ जाएगा 1100 ग्राम। 1100 ग्राम में अगर 900 ग्राम ये है तो इसका मास हो जाएगा 1100 ग्राम में अगर 200 ग्राम 1100 ग्राम में अगर 200 ग्राम अगर ये है तो ये हो जाएगा 900 ग्राम। तो इसका भी मास पता चल गया। सॉल्वेंट का, ये सॉल्वेंट है, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो इसका भी मास पता चल गया। सॉल्यूट का भी मास आपको पता है, सॉल्यूशन का भी मास पता है, सब चीज पता चल गया। अब आपसे आसानी से निकल जाएगा मोलालिटी। मोलालिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। इसका मतलब कि NaOH का मास हो गया 200 ग्राम। अब सॉल्यूशन का अगर मास चाहिए तो डेंसिटी बराबर आप जानते हैं कि होता है मास बाई वॉल्यूम, तो मास बराबर होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। इसको अगर इससे गुना कर देंगे तो आ जाएगा 1100 ग्राम। 1100 ग्राम में अगर 900 ग्राम ये है तो इसका मास हो जाएगा 1100 ग्राम में अगर 200 ग्राम 1100 ग्राम में अगर 200 ग्राम अगर ये है तो ये हो जाएगा 900 ग्राम। तो इसका भी मास पता चल गया। सॉल्वेंट का, ये सॉल्वेंट है, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो इसका भी मास पता चल गया। सॉल्यूट का भी मास आपको पता है, सॉल्यूशन का भी मास पता है, सब चीज पता चल गया। अब आपसे आसानी से निकल जाएगा मोलालिटी। मोलालिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। मोलालिटी का फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट बाई फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 by mass of solvent in gram. Mass of solute, formula mass of solute into 1000 mass of solvent in gram. इसी को सॉल्व करने पे मोलालिटी आ जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो आएगा 5.55। मोलालिटी का यूनिट होता है छोटा वाला m, तो ये निकल गया मोलालिटी। मोलालिटी दिया हुआ था, मोलालिटी पूछ रहा था, ये मोलालिटी निकल गया। नोट कर ले। अभी हम लोग जो क्वेश्चन देखे उसमें मोलालिटी दिया हुआ था, मोलालिटी पूछ रहा था। अब जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं उसमें मोलालिटी देके मोलालिटी पूछ रहा है। तो क्वेश्चन लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ
concentration of aqueous solution of glucose is 2m if the density of solution is 1.2 gram per milliliter, then express this in molarity. क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन है, उसका मोलालिटी दिया हुआ है 2 मोलल सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का डेंसिटी अगर इतना हो तो आपको बताना है कि सॉल्यूशन का मोलारिटी क्या होगा। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि जब ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है तो पहले ग्लूकोज ले लें C6H12O6 और एक्वस सॉल्यूशन है तो उसको पानी में डाल दें और ये बना दे सॉल्यूशन। पानी हो गया सॉल्वेंट और ये हो गया सॉल्यूट। ये सॉल्यूशन का आपको मोलालिटी दिया हुआ है 2m। जब मोलालिटी पता हो तो इसका मतलब है कि इतना ही मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 kg सॉल्वेंट में। 1 kg का मतलब हो गया 1000 ग्राम सॉल्वेंट में। अब पहले देखिए कि अगर ये 2 मोल है तो ये कितना ग्राम है। जानते हैं हम लोग मोल बराबर होता है मास बाई फॉर्मूला मास। तो अगर मास निकालना हो तो मोल को फॉर्मूला मास से गुना करते हैं। मोल दिया हुआ है 2, इस फॉर्मूला का फॉर्मूला मास आएगा 180, इसको अगर गुना करेंगे तो आ जाएगा 360 ग्राम। तो ये मास निकल गया 360 ग्राम। 360 ग्राम को 1000 ग्राम में डाल दिए तो इसका मास हो गया 1360 ग्राम। तो सॉल्यूशन का मास, सॉल्वेंट का मास और ये सॉल्यूट का मास पता है। आपको क्वेश्चन में सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है। सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। आपसे पूछ रहा है सॉल्यूशन का मोलारिटी। मोलारिटी के लिए आपको इसका वॉल्यूम भी चाहिए सॉल्यूशन का। तो हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बराबर होगा मास बाई डेंसिटी। सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है 1360 ग्राम और सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। इसको पहले आपको डिवाइड करना होगा। इसको डिवाइड करिएगा तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिल जाएगा जो आएगा। इसको डिवाइड करने पे 1133.3 ml ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम आएगा। बात फिर से सुने, यहां पर सॉल्यूट दिया हुआ है 2 मोल। 2 मोल का मतलब कितना ग्राम ये निकाल लेंगे। सॉल्वेंट 1000 ग्राम, क्योंकि मोलालिटी का मतलब ही है कि जितना मोलालिटी दे उतना मोल सॉल्यूट 1000 ग्राम सॉल्वेंट में है। तो दोनों का मास जोड़ देंगे तो सॉल्यूशन का मास हो जाएगा। सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है। सॉल्यूशन का जब डेंसिटी दिया हुआ है तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकल गया, अब एक चीज पता करना है, वो है मोलारिटी। तो मोलारिटी का फॉर्मूला पहले लिखेंगे। मोलारिटी का फॉर्मूला बोल कर लिखिए। मास ऑफ सॉल्यूट बाई
फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। पहले तो ये फॉर्मूला लिख लेंगे मोलारिटी का। अब जो भी डेटा है यहां से उस डेटा को वहां पे पुट कीजिए। मास ऑफ सॉल्यूट देखिए कितना है, तो 360 ग्राम है मास ऑफ सॉल्यूट, 360 ग्राम। फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, ये जो सॉल्यूट है उसका फॉर्मूला मास 180 इंटू 1000 सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाले हैं 1133.3। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.76। मोलारिटी का यूनिट बड़ा वाला m लिख देंगे। तो आप देखें इस क्वेश्चन में कि मोलारिटी दिया हुआ है तो हम लोग मोलारिटी निकाल दिए। इसके पहले वाले क्वेश्चन में मोलारिटी दिया हुआ था तो हम लोग मोलारिटी निकाल दिए। कोई भी नया फॉर्मूला नहीं लगाए, बिना फॉर्मूला लगाए केवल कॉन्सेप्ट के आधार पे कि अगर इतना मोलारिटी दिया हुआ है जिसको क्या पढ़ते हैं कि इतना मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है इतना ग्राम सॉल्वेंट में। अगर मोलारिटी दिया तो उसको क्या पढ़ते हैं कि उतना मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। इसी आधार पर क्वेश्चन बना, ये भी और इसके पहले वाला क्वेश्चन भी। ठीक है, नोट करिए। दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और ये दूसरा है। बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। सबसे पहले तो ये बताएं आपको कि कोई लिक्विड बॉयल कब करता है। एक छोटा सा सवाल करके लिखेंगे कॉपी पे कि व्हेन अ लिक्विड बॉइल्स, कोई लिक्विड बॉयल कब करता है? जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तब लिक्विड बॉयल करता है। लिक्विड को गर्म किए, उसका वेपर बना, और गर्म किए और वेपर बना। जब वेपर का प्रेशर बढ़ते बढ़ते एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तब लिक्विड बॉयल करेगा। ये डेफिनेशन लिखेंगे कि व्हेन वेपर प्रेशर, when vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure, when vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure, then liquid boils।
सबसे पहले यही लिखा हुआ है कि कोई लिक्विड कब बॉयल करेगा, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो लिक्विड बॉयल करेगा। जिस टेम्परेचर पर बॉयल करेगा उस टेम्परेचर को लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स is called boiling point of that liquid। जिस टेम्परेचर पर लिक्विड बॉयल करेगा उसको उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कह देंगे। ये तो हुआ सिंपल कि लिक्विड बॉयल कब करता है। यहां लिखा हुआ है इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ेगा। तो कहता है कि जब कोई सॉल्वेंट लीजिए आप और आप उस सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दीजिए। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब होता है वो सॉल्यूट जो भाप बन के नहीं उड़े। तो किसी भी सॉल्वेंट में अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दीजिएगा तो सॉल्वेंट जितना टेम्परेचर पर बॉयल करता था अब उतना टेम्परेचर पे फिर बॉयल नहीं करेगा, उससे ज्यादा टेम्परेचर पे बॉयल करेगा। यही होता है इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले लिखेंगे कि व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड to solvent, when non-volatile solute is added to solvent, then its boiling point increases. When non-volatile solute is added to solvent, then its boiling point increases. This is called elevation of boiling point। बात फिर से सुने, बोले कि अगर कोई सॉल्वेंट है उसमें जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट पहले से बढ़ जाएगा। फिर इसी को कहेंगे इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसको और समझाते हैं। देखिए कोई सॉल्वेंट लिए, ये कोई सॉल्वेंट है, पिस्टन रॉड लगा हुआ है, इसको गर्म किए तो वेपर बना, और गर्म किए और वेपर बना, गर्म करते जा रहे हैं वेपर बनते जा रहा है। एक समय ये जो वेपर का प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया तो ये सॉल्वेंट बॉयल करने लगा। मान लीजिए कि T1 डिग्री सेल्सियस इस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। मान लीजिए कि जो सॉल्वेंट है T1 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है, इतना टेम्परेचर पर ये बॉयल करने लगा। अब क्या कर रहे हैं, इस सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दे रहे हैं। व्हेन सम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, इसमें कुछ ऐसा सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं जो कि भाप बन के उड़ने वाला नहीं है।
ये सॉल्वेंट था, उसी में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड हो गया। ये सब ऐसा सॉल्यूट है जो कि भाप बन के नहीं उड़ेगा। तो ये खुद तो भाप बन के नहीं उड़ेगा, अपने नीचे के लिक्विड को भी उड़ने से रोकेगा, रुकावट पैदा करेगा। अब ये बन गया सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड हो गया तो ये सॉल्यूशन बन गया। जब आप इस सॉल्यूशन को गर्म करेंगे पुराने वाले टेम्परेचर पे, जितना पर ये पहले बॉईल कर जा रहा था, अगर आप उतना पर इसको आप गर्म करेंगे तो यहां जितना भाप बन रहा था उससे कम भाप बनेगा और ये बॉईल नहीं करेगा। आप चाहते हैं कि ये बॉईल करे तो आपको और गर्म करना पड़ेगा, मतलब टेम्परेचर को और बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर जब आप और बढ़ाइएगा तो और भाप बनना स्टार्ट हो जाएगा, और भाप बनेगा, वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, ये बॉईल करने लगेगा। तो मान लीजिए कि T2 डिग्री सेल्सियस पर ये बॉईल किया, ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले कम टेम्परेचर पे बॉईल कर रहा है, सॉल्यूट ऐड कर दिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए तो ज्यादा टेम्परेचर पे बॉईल करने लगा। ये हुआ इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यहां आप देखिए कि ये जो T2 डिग्री सेल्सियस है वो बड़ा है T1 डिग्री सेल्सियस है, मतलब ये बड़ा टेम्परेचर है, ये छोटा टेम्परेचर है। अगर आप बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो जो वैल्यू आएगा उसी को कहेंगे इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यही है इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। ये जो इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है ये निकालने का तरीका है T2 माइनस T1। कहने का मेरा मतलब कि ये जो इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है अगर ये निकालना है तो ये निकालने का तरीका है T2 माइनस T1। T2 है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकालने का फॉर्मूला है। इसी को इतना पहले नोट कर लीजिए, इसी को और समझा रहे हैं ग्राफ के मदद से। देखिए एक एक्सिस पे वेपर प्रेशर रख रहे हैं, वेपर प्रेशर, और एक एक्सिस पे टेम्परेचर रख रहे हैं। ये जो है ये वेपर प्रेशर, इसको मान लिए कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बात फिर से सुने, ये वेपर प्रेशर, ये टेम्परेचर, ये वेपर प्रेशर को मान लिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये अगर इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दिए, इस पे लिख दिए सॉल्वेंट, इसका मतलब है कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बढ़ते जा रहा है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बढ़ते जा रहा है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते बढ़ते एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। सॉल्वेंट बॉयल करेगा तो कहां पर बॉयल करेगा, किस टेम्परेचर पे, तो इसको टेम्परेचर वाले एक्सिस पे मिलाएंगे। मान लीजिए कि इस टेम्परेचर पे सॉल्वेंट को जब इस टेम्परेचर पे गर्म कर दिए तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, सॉल्वेंट बॉयल किया। इसके बॉइलिंग पॉइंट को
T1 डिग्री सेल्सियस माने। अगर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किए, सॉल्यूशन बना दिए, ये सॉल्यूशन है, तो देखिए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, बढ़ते 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 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, तो सॉल्यूशन भी बॉयल करने लगा। किस टेम्परेचर पे? तो टेम्परेचर वाले एक्सिस पे इसको मिला दिए, इस टेम्परेचर पे, तो इसको मान लिए T2, ये T2 डिग्री सेल्सियस हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ऑरिजिन से नजदीक है T1, ऑरिजिन से दूर है T2, इसका मतलब है कि T2 बड़ा है T1 से। अगर ये बड़ा में से छोटा को घटा दें, T2 में से T1 को घटा दें, तो इसको बोलते हैं इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो ये बड़ा है, इसमें से ये छोटा घटा दें तो ये इतना बच जाएगा, इसी को बोलेंगे इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हुआ। तो पहले ऐसा ग्राफ भी आप नोट कर लें। ऐसा देखा गया है, इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली डिपेंड करता है सॉल्यूशन के मोलालिटी पे, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन पे। बोले कि ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली डिपेंड करता है सॉल्यूशन के मोलालिटी पे। इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो गया डेल्टा टीबी, प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट डालेंगे इनटू मोलालिटी। ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को कहते हैं मोलल इलेवेशन कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट है इसको कहते हैं मोलल इलेवेशन कांस्टेंट। इसी का एक और नाम है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। बोले कि ये जो केबी है इसी का एक और नाम है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, या इसको पढ़ते हैं मोलल इलेवेशन कांस्टेंट। अगर कोई पूछे कि ये होता क्या है, व्हाट इज मोलल इलेवेशन कांस्टेंट, तो कभी भी किसी कांस्टेंट को अगर डिफाइन करना हो तो उसके इस साइड जो भी चीज लिखा रहता है उसके इसको इक्वल करके इसको डिफाइन किया जाता है। तो इसके इक्वल ये कब होगा? जब इसका वैल्यू 1 होगा। तो मोलल इलेवेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन व्हेन मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1। तो ये डेफिनेशन लिख रहे हैं, मोलल इलेवेशन कांस्टेंट is defined as elevation in
बॉइलिंग पॉइंट of a solution when molality of solution is 1। अभी देखे हैं कि डेल्टा टीबी इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू के बी इंटू मोलालिटी। डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू के बी इंटू मोलालिटी। मोलालिटी का फॉर्मूला तोड़ के लिखेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट बाई फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ये इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालने का फॉर्मूला हो गया। दिमाग में रखेंगे कि ये जो केबी है हर सॉल्वेंट का अलग अलग होता है। आपको एक वाटर के लिए केबी याद रखना होगा। कोई जरूरी नहीं है कि केबी का वैल्यू दिया ही हुआ रहे वाटर के लिए, मतलब अधिकांश नहीं दिया रहता है, इसलिए केबी का वैल्यू आपको याद रखना होगा। पानी के लिए केबी ऑफ वाटर है 0.53, यूनिट हुआ केल्विन किलोग्राम पर मोल। इतना नोट कर लीजिए। अभी ये जो केबी का वैल्यू लिखवाए हैं 0.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल, इसको आप 0.52 कर लेंगे। एग्जैक्ट 0.52 होता है। चलिए अब इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पे एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg is 99.63 degree Celsius। How much sucrose is to be added to 500 gram water such that it boils at 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। आपको पहले करना क्या चाहिए, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन पढ़ पढ़ के पहले डेटा लिखना चाहिए कि क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इतना। अब आप बताइए कि वाटर क्या है, तो सॉल्वेंट है, तो लिखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट दे दिया है। कितना दिया है, तो 99.63 डिग्री सेल्सियस। ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है। अब कह रहा है कि सॉल्वेंट में कितना चीनी ऐड कर दे, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट पूछ रहा है। मास ऑफ सॉल्यूट
हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड, ये ये जो आप खाने में जो इस्तेमाल करते हैं चीनी, वही चीनी का फॉर्मूला है। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड, मास ऑफ सॉल्यूट पूछ रहा है, सॉल्यूट का फॉर्मूला दिया हुआ है, तो फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट (342 ग्राम पर मोल। एक कार्बन का मास होता है 12, तो 12 कार्बन का 12 गुना 12 प्लस 22 गुना 1 प्लस 11 इंटू 16, ये इतना करेंगे तो इतना आ जाएगा। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम वाटर, पानी जिसमें कि ऐड करना है, मतलब सॉल्वेंट जिसमें कि ऐड करना है, तो आपको सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है 500 ग्राम, सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस। इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आप पढ़े हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, ये है 99.63 डिग्री सेल्सियस, इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा 0.37 डिग्री सेल्सियस या 0.37 केल्विन। अब ये कंफ्यूज मत कर जाइएगा कि डिग्री सेल्सियस जितना है उतना ही केल्विन क्यों लिख दिए, क्योंकि ये टी नहीं है, डेल्टा टी है, 2 टी का डिफरेंस है। आपको अगर केल्विन में चेंज करना है तो आप इसको भी केल्विन में चेंज करेंगे, इसको भी केल्विन में चेंज करेंगे, तो आप इसको केल्विन में चेंज करके इसको केल्विन में चेंज करके माइनस करेंगे तो इतना ही केल्विन आएगा। 2 टेम्परेचर का डिफरेंस जितना डिग्री सेल्सियस में होता है उतना ही केल्विन में भी होता है, तो ये डेल्टा टी भी निकल गया। पानी के लिए के भी आपको बोले कि याद रखना होगा 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। आपसे पूछ रहा है मास ऑफ सॉल्यूट। अब ये सारा चीज दिया हुआ है, अब आप क्या करें कि फॉर्मूला पहले लिखें आप डेल्टा टीबी का, तो डेल्टा टीबी बराबर होता है के बी इंटू मोलालिटी। डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू मोलालिटी, मोलालिटी का फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट बाई फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। डेल्टा टीबी 0.37, केबी 0.52, मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट 342 इंटू 1000 बाई मास ऑफ सॉल्वेंट 500। अब आप देखिए सब कुछ पता है m को छोड़ के, अब आपको यहीं से m को कैलकुलेट करना है। m निकालेंगे तो आएगा 121.6 ग्राम, नोट कर लें। अब आगे आने वाले 3 क्लास में ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो चुका है, 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बचा हुआ है, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, अगले क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एंड ऑफ द डे।